नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। पर्यावरण अध्ययन का फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सेट है, एक प्रकार से धांसू सेट है। इसमें आपको 30 की जगह 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। इसमें लगभग मोस्ट प्रश्न, तो आप लोग इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएं और शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और देखें आपसे 35 में से कितने बनते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर कर दें कि सभी के पास कम से कम वीडियो पहुँच जाए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न, और आप इसका जरूर लाभ लें क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप दिए गए विकल्पों में से बताएं कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, और भी इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर। 98 मीटर की इसकी ऊंचाई है और यह जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन होता है और कहाँ पर है? मैसूर के पास है, कर्नाटक में मैसूर के पास है। ठीक है। और सन 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पुराने जल विद्युत केंद्रों में से एक है, याद रखें आप। 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे अंत में शामिल किया गया है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इस तरह के प्रश्न जब कठिन स्तर के प्रश्न पूछते हैं तो जरूर प्रश्न पूछ देते हैं। और एक आसान प्रश्न है, तो आप बताएं जो एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसमें सबसे आखिरी में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल किया गया है? और भी प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं। निम्न में से कौन सा जिला है वो एनसीआर में उत्तर प्रदेश का शामिल नहीं है, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की चल रही है। तो इस तरह के मैं आपके सभी प्रश्न यहाँ पे बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? शामली। शामली है जो सबसे अंत में शामिल हुआ है। उससे पहले मुजफ्फरपुर था, लेकिन जो शामली को शामिल कर लिया गया है वो उत्तर प्रदेश का एनसीआर में शामिल होने वाला सबसे अंतिम जिला है। ठीक है फ्रेंड्स। और कुल कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल हैं? तो फ्रेंड्स 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। ठीक है। तो आप सभी को याद रखें, क्योंकि कभी अगर पूछेंगे तो ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा जिला है वो शामिल नहीं। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मेरठ, ठीक है, मुजफ्फरपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, शामली, और एक बचा है, एक याद नहीं आ रहा है, बागपत। ठीक है। तो आपके 8 हो गए हैं, लास्ट में बागपत। तो 8 जिले इस प्रकार से हो गए हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। तो आप उनका चयन कर सकते हैं कौन सा होगा। और अगर एक बात और पूछी जाए, सबसे ज़्यादा जिले हैं जो एनसीआर में कहाँ से शामिल हैं, वो हरियाणा के हैं। सबसे ज़्यादा एनसीआर में हरियाणा के, और सबसे कम राजस्थान के। सिर्फ 2 जिले हैं राजस्थान से, भरतपुर और अलवर। तो यहाँ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तीसरा प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? एक बार और क्वेश्चन दे चुका हूं, लेकिन एक बार और आ गया है। तो आप बताएं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? तो बिना समय बर्बाद किए इसका बताता हूं कि टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली प्रस्तुत की थी। टेंसले इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताएं आप कि कहाँ पे है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 5वां प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी है? ये ना सिर्फ एक प्रश्न, एक से आपके कम से कम 5-6 प्रश्न एक साथ क्लियर होंगे, जितने भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। भारत में जितनी भी ये चारों नदी दी गई हैं, सब इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है। तो उनसे संबंधित जल्दी से जल्दी मैं आपको पूरी खासियत बताता हूँ, जितने प्रकार के प्रश्न एग्जामों में आ जाते हैं। तो भारत में निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी है? सर्वाधिक लंबी इन दी गई नदियों में है गोदावरी। अगर ऐसा भी परीक्षा में प्रश्न आ जाए, कौन सी दक्षिण भारत की कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी है, तो उसका आंसर भी आपको टिक करना है गोदावरी। ठीक है फ्रेंड्स। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की लंबाई है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। अगर प्रश्न आता है गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? नासिक। कहाँ पे है गोदावरी का उद्गम स्थल? महाराष्ट्र में, नासिक के निकट है। अगर इस तरह से नहीं आता है, दूसरे तरीके से ऑप्शन में आता है पश्चिमी घाट। अगर तीसरे तरीके से आता है त्र्यंबक पहाड़ी। तो इसका उद्गम स्थल आप याद रखें कहाँ पे है?
नासिक में महाराष्ट्र में है, ठीक है, और त्र्यंबक पहाड़ी पर है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी खास बात क्या है, डेल्टा बनाती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जितनी बातें गोदावरी नदी से प्रश्न बनते थे वो यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अब हम यहाँ पे नर्मदा, ठीक है, कौन सी, नर्मदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है प्रायद्वीपीय भारत की और मध्य प्रदेश की। इसे जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा फ्रेंड्स किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी का अन्य नाम कौन सा है, रेवा नदी। याद रखना है, नर्मदा नदी का और नाम रेवा नदी। इसका उद्गम स्थल जरूर याद रखें, अमरकंटक। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 1312, जो कि गोदावरी से कम है। गोदावरी की कितनी थी, 1465, ठीक है फ्रेंड्स। और यह कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आता है, यह डेल्टा ना बना के मोहाना बनाती है। नर्मदा नदी क्या करती है, डेल्टा ना बना के मोहाना बनाती है, और यह रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गोदावरी और नर्मदा से जितने प्रश्न थे आपके क्लियर हो गए हैं। अब हम देखते हैं कौन सा यहाँ पे, कावेरी नदी। इसका उद्गम स्थल क्या है, पहले भी ये करा चुका हूँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ या ताल कावेरी। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ या ताल कावेरी, ठीक है फ्रेंड्स। और यह कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। लास्ट आपका क्या बचा है, यमुना। यमुना से सब वाकिफ होंगे। यमुना का यमुनोत्री हो गया उद्गम स्थल, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। कितनी है, 1376। तो कहने की बात है नर्मदा से थोड़ा सा लंबी। नर्मदा 1312 और यह 1300। जितने भी फ्रेंड्स बता रहा हूँ सब सार सार निकाल के इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसकी सहायक नदी कौन सी है, यमुना की, तो यमुना की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी बेतवा नदी, केन नदी, चंबल नदी। ये तीन सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, जो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो मैंने तीन नदी, अगर केन नदी की बात करूं तो बांदा में, यमुना में मिलती है। अगर चंबल की बात करूं तो चंबल कहाँ पर मिलती है, चंबल इटावा के पास मिलती है। और अगर मैं बेतवा की बात करूं तो हमीरपुर जिले में यमुना में मिलती है। तो बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। छठवां प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएं। तो सही आंसर है फ्रेंड्स इसका वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। सातवां प्रश्न, सुंदरबन के अतिरिक्त भारत में कहाँ मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो आप सभी विकल्प देख लें और आंसर दें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पहले पूछा जा चुका है। सुंदरबन के अतिरिक्त भारत में कहाँ मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, सर्वाधिक सुंदरबन में ही पाई जाती है। लेकिन उसके बाद जो बहुतायत में दूसरे नंबर पर पाई जाती है वो है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, भारतीय संविधान कब पारित हुआ, तो आसान प्रश्न हो, कई बार पूछा जा चुका है। तो आप दिए गए विकल्पों में से बताएं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को, सॉरी पारित है यहाँ पे, पारित हुआ। भारतीय संविधान कब पारित हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यहाँ पे नवंबर को क्या हुआ है, 26 नवंबर 1949 को पारित और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो पारित का आपको ध्यान देना है कि संविधान कब पारित हुआ, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट देखते हैं नवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। जिस प्रकार का बताया था उसी से टच थोड़ा थोड़ा प्रश्न, तो यहाँ पे आप देख लें। इसमें तीन नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, एक नहीं। थोड़ा सा आप प्रायद्वीपीय पठार को समझ लें। जो एक उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है, सीमा बनाता है, राजस्थान से टच करता हुआ झारखंड तरफ, मतलब पूरा अगर हम एक अक्षांश की रेखा खींच दें तो वहां से नीचे का जो भाग है वो प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं हम। वो जो उत्तर प्रदेश हो गया, पूरा बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ये पार्ट हैं वो उत्तर भारत में आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार में नहीं आते हैं। तो जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है वो कौन सी निकलती है, तीनों नदियां, बैनगंगा, सोन, चंबल। जबकि यमुना है वो नहीं निकलती। तो यमुना इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो कहाँ से, हिमालय से निकलती, यमुनोत्री से। तो प्रायद्वीपीय पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती, यमुना नदी। जो चंबल नदी है वो इंदौर के निकट जानापाव महू से निकलती है, ठीक है। और महू से ही एक प्रश्न याद आता है, भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है महू, ठीक है फ्रेंड्स। और बैनगंगा है वो सिवनी से इसका उद्गम है, और सोन है वो अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल है। जो तीनों प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, जबकि यमुना नहीं निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो आसान प्रश्न है, आप बताएं दिए गए विकल्पों में से कि इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो राइट आंसर है इसका जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न,
भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप बताएं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की, जब प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं, रेयर पूछे जाते हैं, तो इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या वो 15 थी। कई किताबों में फ्रेंड्स 12 दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर 15 है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट देखते हैं 12वां प्रश्न। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो आप आसान प्रश्न बहुत बार बार आप पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका जवाब दें। तो सही आंसर है फ्रेंड्स इसका, जो भारतीय पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित है वो नेरी है। क्या है? नेरी। और इसका आप फुल फॉर्म भी याद रखें, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं 13वां प्रश्न। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप बताएं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का भी सबसे बड़ा। इसका 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अपने आप में आप सोचें 4400 वर्ग किलोमीटर मायने रखता है। ठीक है, तो यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है और दक्षिण एशिया और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में पूर्वी लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में स्थित है। और भी यहाँ से प्रश्न बन के आता है, हिमालय के उत्तर में स्थित इकलौता भारत का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यहाँ पे 200 से ज़्यादा स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं और हिम तेंदुआ और स्तनधारियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके जो रेयर साक्ष्य हैं ये भी आपको याद रखना है, 200 से ज़्यादा इसमें स्नो लेपर्ड और हिम तेंदुआ भी पाए जाते हैं। 14वां प्रश्न। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में होगा? ये होगा गलत लिख गया, होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बता दिएगा विकल्पों में से। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कहाँ पे? अमेरिका में। और लास्ट तक आप जरूर देखें, आप अपनी तैयारी का आकलन करें कि 35 में से अगर आप 26 से 28 इसमें कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। भारत में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? तो एक बहुत ही आसान प्रश्न है, आप दिए गए विकल्पों में से बताएं कि भारत में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो एक बहुत आसान प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। जहां पर नदियों का क्षेत्र होगा वहां पर जलोढ़ मिट्टी अधिक होती है, तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक है पूरे देश में। 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आप दिए गए विकल्पों में से बताएं कि क्या है। तो सही आंसर है फ्रेंड्स इसका अंकुरित गेहूं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है वो अंकुरित गेहूं है। 17वां प्रश्न। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति किस राज्य में है? तो आप दिए गए विकल्पों में से बताएं, और आसान प्रश्न है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो आप दिए गए विकल्पों में से बताएं कि कायांतरित चट्टान कौन सी है। तो आसान प्रश्न है, संगमरमर है वो कायांतरित चट्टान है, जबकि ग्रेनाइट और बेसाल्ट को मैं बार बार बता चुका हूं आग्नेय चट्टान है। 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण का उदाहरण है। तो आप बता दिएगा विकल्पों में से। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका वाहित मल, और यह पहले पूछा जा चुका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखें। 20वां प्रश्न। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप दिएगा विकल्पों में से बताएं कि ओजस डेल सलाडो, विसुवियस, फ्यूजिनामा या इनमें से कोई नहीं। तो एक बहुत ही ये भी अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका ओजस डेल सलाडो सक्रिय ज्वालामुखी जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर आपसे देश पूछा जाए किन देशों में है, तो यह अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है और यह 6893 मीटर ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। 21वां प्रश्न। साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आसान प्रश्न है, आपको पता होगा, तो दिएगा विकल्पों में से आप बताएं। तो सही आंसर है फ्रेंड्स इसका कानपुर के पास उन्नाव में। कहां पे स्थित है? उन्नाव में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, आप याद रखें। 22वां प्रश्न। अंगूर के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को कहते हैं। तो आप दिएगा विकल्पों में से बताएं कि क्या कहते हैं। और ये भी याद रखें फ्रेंड्स, जो अंगूर के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को
एक और हम भाषा में कैसे कहते हैं, हिंदी में अगर ढंग से बोले द्राक्षा कृषि, एक बार एग्जाम में आ गया था तो बहुत से लोग समझ नहीं पाए थे, इसे हम विटीकल्चर बोलते हैं और द्राक्षा कृषि भी बोलते हैं, आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, फेरोमोन्स किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, तो आप बताएं दिए गए विकल्पों में से। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका एक, कीटों के द्वारा फेरोमोन्स उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 24वां प्रश्न, किस कारण अम्ल वर्षा होती है, पहले एग्जामों में आया, 2019 की टेट में भी आया, तो आप बताएं कि किस कारण अम्ल वर्षा होती है। तो राइट आंसर है इसका SO2 और NO2, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला गंगा यमुना दोआब में स्थित नहीं है, तो आप दिए गए विकल्पों में से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल कठिन प्रश्न नहीं है, आप अगर उसे समझें तो देखते ही आप इसका उत्तर दे सकते हैं। निम्न में से कौन सा जिला गंगा यमुना दोआब में स्थित नहीं है, ये दक्षिण की तरफ इस तरह से इस डायरेक्शन में आपकी कौन सी नदी जाती है, यमुना, और उसके ऊपर उसी लगभग डायरेक्शन में उसके पैरेलल चलती है गंगा नदी। अब दो आप का मतलब क्या होता है, गंगा यमुना दोआब, दो आप मतलब होता है नदी या जल, तो जो गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, जितनी भी जमीन है, उससे हम गंगा यमुना दोआब बोलते हैं। यह बहुत अधिक लंबाई में है, जहाँ से दोनों शुरू होती हैं पैरेलल इलाहाबाद तक चलती हैं, तो उनके बीच का जो जगह है उसे हम गंगा यमुना दोआब बोलते हैं, और पूरे भूगोल में विस्तृत रूप से चलती हैं, कई प्रकार के और भी प्रश्न होते हैं। तो जो लगभग इन दोनों के बीच जिले स्थित हैं वो गंगा यमुना दोआब में आएंगे। तो आप इसका तथ्य समझ गए हैं, फैक्ट, तो दिए गए विकल्पों में से बता सकते हैं, मथुरा तो है ही, आगरा भी है, और महाराजगंज तक तो एक खत्म ही हो जाती है, इलाहाबाद में मिल ही जाती, तो महाराजगंज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 26वां प्रश्न, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, किससे बचाती है, इंफ्रारेड से, अल्ट्रावायलेट से, एक्सरे से या गामा रेज से। तो सही आंसर है, बार बार आता है और सब लोगों से बनता होगा, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें ओजोन बचाती है। 27वां प्रश्न, किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। और फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें, व्हाट्सएप पर आप सभी लोगों को शेयर करें कि जिससे सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच जाए। तो चेचक का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है, ये इसका फ्रेंड्स सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आसान प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। ठीक है फ्रेंड्स, मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 29वां प्रश्न, पारिस्थितिकी निम्न के बीच परस्पर पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो ये भी आसान प्रश्न है, पहले पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जीव और वातावरण। नेक्स्ट देखते हैं, और ये अंतिम प्रश्न नहीं, अभी 5 प्रश्न और हैं, क्योंकि इस सेट में 35 प्रश्न है, तो आप पूरा सेट हल करें। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो आप दें इसका आंसर, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो सही आंसर है इसका ये लीवर, यकृत में इन्फेक्शन फैल जाता है जिसके कारण पीलिया होता है। 31वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बहुत से लोगों से बनता होगा, नहीं बनता है तो आप इसे याद कर लें, क्योंकि ये रिसेंटली घोषणा की गई है, तो ये आगे परीक्षाओं में जरूर आएगा। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 2018 से योगी सरकार ने निर्णय लिया है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की। ठीक है, 2018 से सूचना मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय तीनों मिलकर इसे प्रतिवर्ष मनाएंगे। 32वां प्रश्न, भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है, ये प्रश्न जब भी एग्जाम में आता है तो इसका जो आंसर होता है वो थोड़ी बहुत अलग होता है, तो इसको मैं समझाता हूँ आपको किस तरह से करना है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो अगर मैं भारत की औसत वार्षिक वर्षा की बात करूँ तो 105 से लेके वेरी करके 105 से लेके 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर इसका आंसर है। 105 से 125 कुछ भी हो सकता है, लगभग 70 बिल्कुल नेग्लेक्ट है, सूखा की स्थिति। 180 में बहुत भारी वर्षा होती है जो केरल वगैरह में होती है, 220 और भारी है, तो जो 117 है यहाँ पे राइट आंसर है। समझना, कुछ भी आ जाए 115 से 105 से लेकर 125 तक, वो आपका उस पर टिक लगाना, राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय मरुभूमि में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले पूछा जा चुका है, तो आप बताएं। जो बबूल, कैक्टस आदि आते हैं उष्ण कटिबंधीय मरुभूमि और प्रकार की वनस्पति, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोफाइट, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न,
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे 35 प्रश्न थे यहाँ पे। आप जरूर अपने मार्क्स मेंशन करें कि आपके 35 में से कितने मार्क्स आते हैं। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है वो गोवा में स्थित है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप ऑप्शन देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं। तो सही आंसर है फ्रेंड्स इसका हाइड्रोजन। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।